नमस्कार। मेरा नाम है दीपू शर्मा और आज का ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज का जो कार्यक्रम है ये सपाट बयानी नाम के एक सद्य स्थापित यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से हम साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति जैसे वैचारिक मुद्दों पर इन पे केंद्रित विषय करके एक वैचारिक समझ डेवलप करने की कोशिश करेंगे और इसी क्रम में ये पहल लगातार जारी रहेगी। और आज जब देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में इसी पहल के क्रम में आज हमने अपना ये परिसंवाद जो है इसको संचालित करने के बारे में सोचा। इसी पहल में एक कदम हमने उठाया और इसका विषय हमने रखा देश प्रेम के बदलते मायने। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे जो आज के विशेष वक्ता हैं राज्यवर्धन जी, जो जाने माने कवि और आलोचक हैं, स्वर एकादश के संपादक, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स से जुड़े रहे हैं और कबीर अब रात में नहीं रोता कविता संग्रह के रचयिता हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, जो लाल बाबा कॉलेज हावड़ा के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर अजय कुमार साहब जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं सिलीगुड़ी महाविद्यालय में और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज स्वतंत्रता दिवस का यह अवसर है और इसमें हम ये कहना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र की कविता के कुछ शब्द मुझे याद आते हैं। स्थिर हो गया। वो शब्द है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इन शब्दों के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये शब्द हमें उन दिनों आजादी की महत्ता और उसे प्राप्त करने के लिए चुकाए जाने वाली कीमत का एहसास कराने के लिए काफी है। लेकिन अब देश आजाद हो चुका है, आजादी के मायने बदल गए हैं, इसी के साथ देश प्रेम के भी मायने बदलेंगे। अब देश प्रेम के मायने किस तरह से बदल रहे हैं ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वक्ता नहीं है वो कृपया अपना जो माइक है उसको म्यूट करके रखें ताकि हमारे वक्ताओं को कहने में आसानी हो, सुविधा हो। जी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, हमारे बीच डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, देश प्रेम के जो मायने बदल रहे हैं, क्योंकि आजादी जब हमें नहीं मिली थी 15 अगस्त 1947 से पहले, उस वक्त देश प्रेम के मायने अलग थे। अब हम आजाद हो गए हैं, आज देश प्रेम के मायने अलग हैं। कैसे अलग हैं ये हमें समझाएं, इस पर दृष्टिपात करें सर। डॉक्टर संजय कुमार जी। अच्छा, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामना। और ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ जितने भी हैं सारे स्वस्थ हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप सारे लोग स्वस्थ भी रहेंगे। अब तो दिख भी नहीं रहे। देखिए, जिस समय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का संघर्ष चल रहा था, उस समय स्वतंत्रता का जो मतलब था आज के स्वतंत्रता के मतलब से पूरी तरह से अलग है। अलग इस सेंस में है, उस समय हम विभिन्न, निराला की एक पंक्ति है सरस्वती वंदना में उन्होंने लिखा है, उस समय के संदर्भ को ध्यान में रख करके विभिन्न तरह की रूढ़ियों को काटने की बात उन्होंने सरस्वती वंदना में की। रूढ़ियां उस समय भी, आज जो रूढ़ियां राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के समय में जो थी आज उससे ज्यादा जटिल होती थी। स्वतंत्रता हमको मिली, लेकिन यह स्वतंत्रता केवल औपनिवेशिक शक्तियों से मिली, जबकि कल्पना तो उस समय लोगों ने ये किया था, उस समय के विचारकों ने, उस समय के साहित्यकारों ने, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के जितने सारे सेनानी थे उन लोगों ने, कि हम केवल औपनिवेशिक शक्तियों से ही स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं करेंगे, औपनिवेशिक शक्तियों के से स्वतंत्र तो होंगे ही, हमारी अपनी सरकार होगी, इसके साथ साथ हम एक स्वस्थ देश में विचरण करेंगे, स्वस्थ देश में रहेंगे। हमारी जो आज की समस्या है वह यह कि हम केवल महज औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्र हुए और परतंत्र हम उन शक्तियों से हो गए जो शक्तियां हमारे बीच में है और हमारे ऊपर अनेक तरह की दादागिरी करती हुई दिखती है।
और कभी कभी तो इतने हतप्रभ से हम दिखते हैं और इस तरह से अपने आप को इन समस्याओं से घिरे हुए पाते हैं कि रास्ता भी नहीं दिखता कि इन चीजों से कैसे लड़ें। लड़ने जब जाते हैं तो जो हम लड़ते हैं, जिसको अपना मुद्दा बनाते हैं, कभी कभी वह मुद्दा भी राजनीति का इस तरह से शिकार हो जाती है कि हम फिर दूसरे तरह से चीजों को सोचने लगते हैं और लोग भी दूसरे तरह से एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये मुझे एक बेसिक अंतर दिखता है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के समय स्वतंत्रता का जो मायने था और आज के समय की स्वतंत्रता का। जी हेलो। जी धन्यवाद सर। जैसा कि डॉक्टर संजय कुमार जी ने बताया कि स्वतंत्रता हमें मिली, लेकिन बेसिकली अगर कहें तो औपनिवेशिक शक्तियों से ही हमें सिर्फ स्वतंत्रता मिली। बाकी बात हम कहाँ पे मजबूर रहे, कहाँ पे अभी भी हमें आजादी नहीं मिली है, इन विषयों पे मैं जानना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार साव जी हैं, वो इन विषयों पर दृष्टिपात करते हुए हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हमें बताएं कि कहाँ पे हमें अभी तक आजादी नहीं मिली है औपनिवेशिक शक्तियों के अलावा। सर। जी बिल्कुल, संजय जी ने बहुत ही सही दिशा से अपनी बात प्रारंभ की कि आज़ादी के पहले जो देश प्रेम था उसका लक्ष्य क्या था, और मैं आज़ादी के बाद और इन दिनों किस तरह से देश प्रेम निभ रहा है, महसूस किया जा रहा है, इस पर अपनी बातें रख रहा हूँ। जी सर। साथियों, प्रेम की पहचान इसी बात में है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ एक छोटा सा भी नुकसान हो, एक खरोंच भी लग जाए तो हम चुप नहीं रह सकते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। जब अब सवाल है देश प्रेम का, तो हमें यह देखना होगा कि आज देश के साथ यदि कुछ गलत हो रहा है तो हम कहां और कैसे देश को बचाने के लिए खुद को सक्रिय बनाते हैं। यही एक ऐसी दिशा है जिसमें देश प्रेम की बहुत ही निकट से निकट पहचान बन सकती है। सबसे पहली बात तो यह कि आज देश प्रेम का रास्ता किसी न किसी राजनीतिक दल के समर्थन और विरोध के माध्यम से जाता है। जनता दो भागों में बटी हुई है, युवा दो भागों में बटे हुए हैं, या तो समर्थन करे और विरोध करे। समर्थन और विरोध के बीच देश हित की बात, मजदूरों की, युवाओं की सही जरूरतों की बात करने का अवसर आज समर्थन और विरोध के बीच दबकर रह गई है। इसमें एक दल के प्रति प्रेम हो सकता है, देश प्रेम बहुत ही असंभव है। दूसरा, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मेरी नजर में चाहे जिस क्षेत्र में चले जाएं, बिना मीडिया का सहारा लिए हम सांस तक नहीं ले सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में आज मीडिया पहला स्तंभ है। मीडिया का जो काम है, क्या उसमें देश प्रेम झलकता है? ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा चैनल, पूरा का पूरा न्यूज हाउस देश से प्रेम नहीं कर रहा है, किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रेम में लगा हुआ है। यह आज का प्रेम है। रही बात, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो सरकार की बात आती है, संसद की बात आती है। तो आज तो देश प्रेम का एक शास्त्र भी है, वह है संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसे हमें मानना होगा। हम कुछ मुद्दों पर उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन अंततः हमारी मानसिकता यहां पहुंच रही है कि हमें उनकी बात को मानकर चलना होगा। यदि हम मान रहे हैं संविधान की बात, सुप्रीम कोर्ट की बात, तो हम देश से प्रेम कर रहे हैं। यदि हम सत्ता के द्वारा कही गई बातों में विश्वास करें तो हम देश प्रेमी हैं, और नहीं यदि सवाल कर दे सत्ता से तो देशद्रोही है। रचनाकारों की जो अभिव्यक्तियां हैं देश से परम प्रेम की प्रतीक रही, लेकिन वरवर राव जैसे लेखकों को जेल में अपने प्राण त्यागने पड़ रहे हैं। इसलिए देश प्रेम आज राजनीतिक रास्ते से गुजर रहा है, और कह सकते हैं युवा समाज जो है वह वैश्विक संदर्भ में देश की
संस्कृति के एक हिस्से को भी लेकर नहीं चल पा रहा है। किन्हीं सांस्कृतिक आयोजनों में हम कथक और भरतनाट्यम नृत्य कर ले, शास्त्रीय संगीत गा लें, लेकिन इसके बाद हमारे देश की पहचान हमारे गीतों में, हमारे संगीत में, हमारे नृत्य में कहीं है? बिल्कुल नहीं है। आखिर यह प्रेम किस तरह से सांस्कृतिक दिशा में प्रदूषित है? इस तरह आगे और बातें होंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज धार्मिक अंधविश्वास के विरुद्ध यदि हम बोल पा रहे हैं, रोजगार के अभाव को, रोजगार की चुनौतियों को यदि सुलझाने में एक युवा होने के नाते, नागरिक होने के नाते सत्ता को, सरकार को कोई मार्ग सुझा पाते हैं, इसी तरह से राजनीतिक टिप्पणियों पर से बचने में नहीं, बल्कि सच्ची और सही राजनीति की दिशा में आगे बढ़ने में वह देश प्रेम हो सकता है। लेकिन आज दुखद है कि देश में हमारे ही मजदूर दूसरे राज्य में जाकर प्रवासी मजदूर कहलाते हैं, और मजदूरों के नाम पर प्रेमचंद को प्रासंगिक बताने वाले हमारे आलोचक पता नहीं किस देश से आज प्रेम कर रहे हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि देश प्रेम बहुत ही संकट में है और बहुत ही असंभव सी चीज होती जा रही, या देश प्रेम का बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है और उसमें हम खोते जा रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, युवा, मीडिया, सरकार, जनता, संविधान, इन सारे मुद्दों को समेटते हुए आपने जो बात कही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब आपका। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, हमारे साथ राज्यवर्धन जी हैं। मैं राज्यवर्धन जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतने सारे जो अलग अलग एंगल हैं वो हमने देखे, युवा, मीडिया, सरकार, संविधान, जनता, इसके अलावा एक जो बेसिक भ्रम वाली चीज रह जाती है वो ये कि देशभक्ति और देश प्रेम, मैं समझता हूँ क्योंकि शुरुआत है तो शुरुआत में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है कि देशभक्ति और देश प्रेम को लोग एक ही समझ के आगे बढ़ते हैं साधारण तौर पर, जब खास करके युवाओं की बात आए तो देशभक्ति और देश प्रेम में फर्क को समझाते हुए सर एक संक्षिप्त टिप्पणी आप करें देश प्रेम के बदलते मायने विषय पर। दीपू जी, मैं अभी तुरंत जुड़ पाया हूँ, तो अगले वक्ता को दे तब तक मैं प्रिपेयर हो लूंगा, ठीक है जी। आप ये क्वेश्चन अगले वक्ता को दे दें, मैं तब तक मैंने अभी तुरंत मैं जुड़ पाया जी। डॉक्टर साहब है साथ में, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो आपका तिस्ता हिमालय के संपादक हैं, जाने माने लेखक हैं, समाज सेवी हैं, लगातार समाज के लिए कुछ ना कुछ, खास करके इस लॉकडाउन के वक्त जो समाज को इन्होंने दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बात रहती है, मैं समझता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब देश प्रेम की बात आती है तो ये एक वास्तविक उदाहरण हम देख पाते हैं डॉक्टर साहब को हमारे बीच में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर आरपी सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के देश प्रेम के बदलते मायनों को आप किस तरह से देख रहे हैं? प्रोफेसर अजय ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि देश प्रेम संकट में है। तो जब हमारा संविधान संकट में होगा, लोकतंत्र संकट में होगा, और मीडिया के जो है, गणतंत्र के जो है, जो जिसको आपने कहा अभी कि मीडिया गणतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, वह जब अपनी निजता को खो दे तो समझना होगा कि सब कुछ संकट में। तो सच्चाई तो यह है कि आज राष्ट्र प्रेम के मायने बिल्कुल बदल गए हैं। अर्थात अगर आप भारत माता की जय नहीं कहते हैं तो आप देशद्रोही हैं क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं। या जिन लोगों ने भारत माता की जय नहीं कहने के कारण बहुत सारे लोगों को देशद्रोही घोषित किया, उनसे भी मेरा सवाल है, हमारा जो संविधान है क्या उसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा उसे देशद्रोही कहा जाए? नहीं, हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप सहर्ष भारत माता की जय भी कह सकते हैं, जय हिंद भी बोल सकते हैं। आप अपनी सुविधा, सहूलियत और अपने आदर्शों के अनुकूल
शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आपको देशद्रोही कहा जाए। तो मैं समझता हूं कि 2014 के पहले राष्ट्र प्रेम का मायने जो था इस तरह नहीं बदला था जो आज बदल गया है। आज आप देश के साथ गद्दारी करके, झूठ बोलकर, जनता को गुमराह करके भी क्योंकि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर हैं तो देश प्रेमी होने का दम भर सकते हैं। आप जानते हैं, आप एक शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि चीन LOC के अंदर आज भी कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, कहीं 12 किलोमीटर घुस आया है, जबकि हमारे माननीय राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा कि हमारी सीमा सुरक्षित है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में क्या कहा, उस पर जरा गौर करें तो आप समझ जाएंगे कि राष्ट्र प्रेम के मायने कैसे बदल रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश 5 साल की अपेक्षाओं के लिए और आने वाले 5 साल देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। इसका अर्थ क्या है कि देश ने 5 साल जो अपेक्षा की, अब उसकी पूर्ति होने जा रही है। आपने जो राष्ट्रीय संपदा है उसका निजीकरण कर रहे हैं। रेलवे को, बैंक को, BSNL को, आप तमाम ये नेशनल जो संपदा है इसको आप व्यक्ति विशेष के हाथों में दे रहे हैं, जो एक एंटी नेशनल कृत्य है। मैं इसे एंटी नेशनल कृत्य मानता हूं, घोषित करता हूं। तो आज सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ आदमी वह एंटी नेशनल कृत्य करके भी अपने आप को राष्ट्र प्रेमी होने का दम भर सकता है, भारत माता की रक्षा का दम भर सकता है। जब हमारे राष्ट्रपति कहते हैं कि हमारी सीमा सुरक्षित है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है, तो मैं जानना चाहता हूं क्या चीन आज भी हमारी सीमा के भीतर, LOC के भीतर जमा हुआ है? आप में कुव्वत नहीं है कि आप चीन को पीछे ढकेल दें? देश को गुमराह कर रहे हैं, देश से झूठ बोल रहे हैं। यह एक आपराधिक कृत्य है, देश को गुमराह किया जाना। मेरा एक और सवाल है, प्रशांत भूषण ने सर कहा मुझे आपको बीच में टोकना होगा सर, आपको रोकना होगा क्योंकि समय की सर सीमा है, हमारे पास सीमित समय है और सीमित समय में ही हम ज्यादा से ज्यादा बातों को पहुंचाना चाहते हैं हमारे श्रोता तक। तो जो दूसरा सत्र रहेगा या तीसरा सत्र, वहां पे आप वापस से कहें सर अपनी बातों को कहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी बातों को सुन सके। मैं समझता हूं कि इन बातों को जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जिन जिन देशों में तानाशाह हुए हैं वो पहले खुद को वहां का देशभक्त नंबर 1 साबित कर चुके रहे हैं। तो चाहे हिटलर की बात कर लें, चाहे मुसोलिनी की बात कर लें। खैर, हम अपने परिसंवाद को जल्दी से आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और राज्यवर्धन जी, ये जो बात आई सरकार की तरफ से कि लगातार ये जो 2015 के बाद और स्थितियां ज्यादा गड़बड़ हो रही हैं, देश प्रेम के मायने और ज्यादा बदल रहे हैं, इन बातों को नहीं हुए 2014 के बाद बहुत संक्षिप्त में, राज्यवर्धन जी बहुत संक्षिप्त में मैं बहुत संक्षिप्त में बोल दूंगा जी। राष्ट्र है तो राष्ट्र प्रेम भी होगा, स्वाभाविक चीज है। लेकिन यहाँ के हर नागरिक अपने देश से प्रेम करता है, लेकिन कोई हमको ये बताए कि देश प्रेम कैसे करना है, ये बहुत गड़बड़ चीज है। आजादी की लड़ाई के समय ये राष्ट्र प्रेम का उभार था, सारे लोग राष्ट्र प्रेम कर रहे थे, देश से प्रेम कर रहे थे। ये गड़बड़ी कब होती है? जब इन्होंने RSS और BJP ने
ये हिंदुस्तान के कमजोर नस को पकड़ लिया, वो यह है कि हिंदू बहुसंख्यक है और उन्होंने कहा कि अब हिंदू को वोटों को ध्रुवीकरण करो और ध्रुवीकरण करने से हमको मुसलमान के वोटों की जरूरत नहीं होगी। और उन्होंने जो इतने दिनों तक चला आ रहा था 2013 से पहले तक धर्मनिरपेक्षता और सारे लोग छोटी मोटी घटनाएं होती थी, ये कहा जाए कि 2002 के बाद से ही कहा जाए, 2002 के बाद से ये और थोड़ा और पीछे चले थे। इसकी शुरुआत 1992 में ही हो जाती है बाबरी मस्जिद के ध्वंस होने के बाद से। तो हिंदू वोट का प्लोराइजेशन किया गया और इसको समझ लिया गया कि सत्ता समीकरण का ये एक आधार है, हिंदू वोट का ध्रुवीकरण कर दो और 80% हिंदू जो है हमको वोट मिलते रहेगा, वो बाकी लोग तो वोट की मुझे जरूरत नहीं है। और यहीं से राष्ट्र प्रेम का मायने बदल दिया गया। राष्ट्र प्रेम मतलब हिंदुत्व से प्रेम, हिंदू संस्कृति से प्रेम। अब हम लोग जब पूछते हैं कि भाई हिंदू संस्कृति का आधार क्या है, तो वो बताएंगे कि वैदिक संस्कृति है। हमने भैया वैदिक संस्कृति के पहले भी तो देश था, हिंदुस्तान तो जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, उत्तराखंडे कई, तो उसके पहले जो संस्कृति थी उसको क्या कहिएगा। तो अभी मोटा मोटी यही समझिए कि राष्ट्र प्रेम के बदलते अर्थ में यह कह दिया गया कि जो लोग यहाँ पर हिंदू धर्म की मान्यता या हिंदुत्व की मान्यताओं से नहीं मानते हैं, वो सारे लोग राष्ट्रद्रोही हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो वामपंथी हो और कम्युनिस्ट विचारधारा को हो। तो 2020 तक आते आते राष्ट्र प्रेम का, देश प्रेम का अर्थ बदल दिया गया है। यहाँ एक धर्म से इसको रिलेटेड कर दिया गया है। जो उस धर्म के फेथ को मानता है, उसके स्थापनाओं को मानता है, उनकी बातों को मानता है, वो राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है। और बाकी सारे लोग चाहे वो हिंदू ही क्यों नहीं हो, अगर उनकी मान्यताओं से अवगत नहीं है, उनकी मान्यताओं को नहीं मानता है, तो सब राष्ट्रद्रोही है। जी। आप अगले वक्ता को ले लें। जी, बड़ी मार्के की बात कही कि जो आपकी मान्यताओं को ना माने वो देशद्रोही है, जो आपकी मान्यताओं को माने वो देश प्रेमी है। डॉक्टर संजय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बड़े संक्षेप में, सर बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि बड़े सारे युवा हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बात पे मैं पहले भी दृष्टिपात करवाना चाह रहा था, मैं वापस से दृष्टिपात करवाना चाहूंगा। ये संक्षेप में ये बताएं सर कि देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम, इसमें क्या फर्क है? देखिए दीपू जी, एक दो बात बोल करके फिर हम आपके इस प्रश्न का जवाब देते हैं। एक बात तो मैं कतई नहीं मानता कि संविधान खतरे में है। हमारे विरोध करने का स्वर कमजोर हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा यह है, जब विरोध करने का स्वर कमजोर होगा तो लोग मनमानी करेंगे। आप ध्यान से देखिए, हम 2014 की बात नहीं कह रहे हैं, 1990-91 के बाद से ही या खूब ये विरोध करने का जो कमजोर स्वर है, वो स्वर, कमजोर स्वर 2001 के बाद से दिखने लगा हम लोगों को। 2001 के बाद से वो हमारा विरोध करने का स्वर कमजोर होता है। हम दो तीन उदाहरण को आपको देते हैं, छोटे छोटे उदाहरण, जिससे आप समझ पाए। पहले एक समय ऐसा था कि 20 पैसा पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम बढ़ता था, 30 पैसा बढ़ता था, तो लोग एकदम मतवालों की तरह विरोध करते, सड़कों पर उतर जाते। उस समय भी ऐसी बात नहीं है कि उस समय बहुमत वाली सरकार नहीं, या जो सरकार थी अपने मन का नहीं करती। सरकार जिस पार्टी की सरकार होगी, वो उस पार्टी की सरकार अपने पार्टी की विचारधारा को लोगों पर आरोपित करेगी। कांग्रेस जिस विचारधारा से अपने संबंध को रखती है, कांग्रेस अपनी बात करेगी। बीजेपी जिससे संबंध रखता है, बीजेपी अपनी बात करेगी। ये तो समस्या है। समस्या यहीं तक नहीं है, समस्या बड़ी समस्या यह है कि हम कितने कमजोर होते जा रहे हैं। हमें बहुत ताज्जुब होता है कि हमारा साहित्यकार बर्बर राव खूब खराब अवस्था में जब जेल में थे अंतिम समय में, तो उस समय
विरोध करने का जो स्वर हमारा था केवल फेसबुक या 25-50 जगह पे तक, जबकि ये स्वर नहीं देखता। अभी 2-2, 3-3 रुपए, 4-4 रुपए दाम बढ़ जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 पैसे बस का भाड़ा पड़ता था, लोग सड़कों पर 2-4 बस तो फूक ही देते। आप अंदाजा लगाइए कि हम 2001 से कंटिन्यूअस अपने आप को कितना कमजोर करते चले गए। चाहे हमारा विचारक हो, चाहे साहित्यकार हो, सब मास के साथ जुड़ने वाली जो सोच है ना, इसको लोगों ने कमजोर कर दिया। सब अपना ढोल अपने से बजाओ। ऐसी स्थिति में शासन करने वाली पार्टी मजबूत होगी, शासन करने वाली पार्टी मनमानी भी करेगी, मनमानी भी करेगी। और हर समय हुआ, ज्यों ज्यों हम कमजोर होंगे, हमारे विरोध करने का स्वर कमजोर होगा, त्यों त्यों शासन करने वाली पार्टियां अपनी मनमानी करेगी। सब तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन फेसबुक चिल्लाने से होगा? हम तो एक भी बड़ा मिছিল नहीं देखते, एक भी बड़ा जुलूस नहीं देखते। होना वो भी चाहिए था। देश प्रेम यहाँ से चालू होता है। देश प्रेम चालू यहाँ से होगा कि देश हमारा है, और देश हमारा है तो हमारे साथ रहने वाले सारे लोग अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए दरकार होगा सड़कों पर उतरेंगे। दरकार होगा तो हम लोग अन्ना हजारे की तरह नहीं, अन्ना हजारे की तो प्रायोजित आंदोलन, जिस तरह से राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए जिस तरह से कुर्बानियां दी गई उसको करेंगे, या तो जिस तरह से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया था उस तरह से। लेकिन जानते हैं धीरे धीरे 2001 से लेकर के 20 तक, 20 साल के बीच की जो परिघटना को मैं देख रहा हूँ, धीरे धीरे लोग अपने आप को कमजोर करते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, उस समय लोगों के पास बौखलाहट थी कि कांग्रेस ये करता जा रहा है, कांग्रेस वो करता जा रहा है, ये बेचता जा रहा है, वो बेचता रहा है। अभी भी बौखलाहट है, लेकिन इस बौखलाहट का कोई मतलब नहीं होता। अगर वास्तव में आप देश प्रेम की बात करते हैं, हम सभी करते हैं, हमें जो गलत हो रहा है उसके लिए फेसबुक से बाहर होना होगा, इस मीडिया से बाहर होना होगा। और जो प्रिंट मीडिया, जो टेलीविजन दिखाई पड़ता है ना, जो घराने हैं पहले भी बिके थे, आज कुछ ज्यादा बिके, जी लेकिन पहले भी बिके थे, ऐसी बात नहीं पहले नहीं बिके थे। सर वो सब बिकते रहेंगे। सर समय का अभाव है तो मुझे आपको सर रोकना पड़ रहा है। और बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर संजय कुमार जी आपने, कि इस आभासी दुनिया से हमें बाहर निकलना होगा। इस आभासी दुनिया की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और हम पहुंचते हैं प्रोफेसर अजय कुमार साहब जी के पास। डॉक्टर अजय कुमार साहब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर फिलहाल तो देशभक्ति की दुकानें फेसबुक पर ही खोली जाती हैं और गाली गलौज करने वाले जो लोग हैं इनके लिए खुली छूट हो जाती है कि खुलकर अपनी भड़ास, अपनी गंदगी बाहर निकाल सकें। ऐसे में आज का जो युवा है, खास करके जो आभासी दुनिया से चारों तरफ घिर चुका है तकनीक की वजह से, वो कैसे देश प्रेम के सही मायनों को समझेगा और किस तरह से देश प्रेम के सही मायने उस तक पहुंचाए जा सकते हैं? बिल्कुल वाजिब सवाल है। धूमिल की एक पंक्ति याद आती है कि चुनाव क्या है तो पड़ोसी को हराने का एक बहाना है। यह है आजाद भारत के लोकतंत्र की असलियत, कि बगल वाले को यदि छोटा दिखाना है तो उसकी पार्टी हार जाए। जहां ऐसी मानसिकता हावी हो रही हो, वहां हर मौके को एक राजनीतिक अवसर में, हर स्थिति को एक राजनीतिक अवसर में बदलने में हम माहिर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि सत्ता के समर्थन की बात हो या विरोध की बात हो, सत्य तक पहुंच पाती है। और इससे बाहर निकलने के लिए बिल्कुल जो जरूरी पहलू है उसमें युवा समाज आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते युवा समाज की जो मौलिक जरूरतें हैं वहां तो हमारी व्यवस्था परिपूर्ण रहे। हताश है आज युवा। आज परीक्षा पद्धति को लेकर जिस तरह का तमाशा देश में लगा हुआ है, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि देश प्रेम की बात कैसे पहुंचे। पहले देश से लगाव को महसूस करें और उस लगाव को जीने का माहौल तो बने। प्रत्येक शिक्षक का संगठन हो या विद्यार्थियों का संगठन, राज्य सरकार का संगठन है या केंद्र सरकार का संगठन है, और ऐसे में जो अभी संजय जी ने बात की कि 20 पैसे कीमत बढ़ने पर
किस तरह से आंदोलन देखे जाते थे कॉलेज स्ट्रीट और धर्मतल्ला में, एस्प्लेनेड में, आज नहीं है। जब तक सरकार सत्ता में बैठे नुमाइंदे नहीं सिग्नल देंगे तब तक विरोध विद्रोह की जरूरत महसूस होने के बावजूद विद्रोह नहीं हो पाएंगे। इसलिए युवा समाज को आज अपने बारे में और देश के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये जो राजनीतिक तामझाम है, इससे जाहिर सी बात है इसका नशा तो हर किसी को अपने में घेरे हुए है आज, लेकिन इस यही कारण है कि हम देश के प्रेम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकट है। इसलिए मैं अपील करना चाह रहा हूं कि आज जो विद्यार्थी आज के अवसर पर या आज इंडियन आइडल का चल रहा होगा, वहां देश प्रेम के गीत गाए जाएंगे, स्कूल कॉलेज में देश प्रेम के गीत गाए जाएंगे। और मूर्ख शिक्षकों को मैं कहना चाहता हूं कि देश प्रेम का मतलब समझते हैं कि नहीं? वही आज वर्तमान हालात से अपने विद्यार्थियों को परिचित करा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देश प्रेम की औपचारिकता फेसबुक में निभ रही है दोस्तों, उससे हमें बाहर आना पड़ेगा जी। यदि मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमारे समय को। हमारे पास बहुत कम समय है। डिप्टी से आग्रह करूंगा कि यहाँ कुछ युवा हमारे साथी जी, मैंने चैट में सभी से कहा है कि किसी का भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो वो अपना सवाल रखें। और मैं देख पा रहा हूँ कि एक सवाल अभी आया है कि देशभक्ति का स्वरूप बदलने की दिशा में परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। किसी ने लिखा है ये सवाल, जिनका नाम मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो देशभक्ति का स्वरूप बदलने की दिशा में परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है, अभी अभी डॉक्टर अजय कुमार साहु जी उसी पर कह रहे थे। बिल्कुल वही बात कह रहे थे, अगर आपने ध्यान से सुनी हो। मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय है, तो मैं चाहूंगा एक मिनट में हम खत्म करें। मैं सबसे पहले राज्यवर्धन जी से जानना चाहूंगा कि सर, मीडिया की भूमिका के बारे में लगातार बात हो रही है। देश प्रेम के मायने जो आज बदल रहे हैं, इनको बदलने में, इनको बरगलाने में, मैं अगर सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो मीडिया की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मीडिया पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया है। मोदी मीडिया ऐसे ही टर्म नहीं चला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रिंट मीडिया को, पत्रकारों को हाथ बंधे हुए हैं। वो एक नोडल एजेंट माने लोग होते हैं, सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जो अखबारों के प्रकाशन से पूर्व वो देखते हैं कि सही है या नहीं है। तो इस प्रकार से अघोषित रूप से मीडिया पर नियंत्रण हो गया है। और मीडिया जो एक विजिल ब्लोअर था, यह एक इंफॉर्मेशन देने का काम करता था, जनता को प्रबुद्ध करने का काम करता था, जनता को चिंतन या देश की स्थिति से अवगत कराता था। वो अपनी भूमिका में नहीं है। उसके पास विज्ञप्ति भेज दी जाती है, उसके पास अब एक एग्जाम्पल दे कि राफेल का 5 आने वाला था, तो सारा जो है वीडियो शूट करके सारा मीडिया को दे दिया गया। और सब मीडिया जो है बार बार उसको घंटों जब तक आ नहीं गया तब तक वो दिखाते रहा। मैंने कहने के तात्पर्य कि पूरा वो और कंट्रोल है उस मीडिया पर, जिस भी कारण से हो। कारण तो स्पष्ट है कि मैंने आर्थिक व्यापार उनका चलता है और सरकार से कोई विरोध नहीं लेना चाहता है। लोकतंत्र कहने को लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को बहुत सीमित कर दिया गया है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि अच्छा, विपक्षी पार्टी का कमजोर होना भी इसमें एक बहुत बड़ा काम है। वो अभी जितना भी काम हो रहा है, सरकार भी अपने योजनाएं ट्विटर पर और विपक्षी भी अपनी योजनाएं ट्विटर पर, विरोध भी ट्विटर पर। हमारे पास फिलहाल 1 मिनट से कम का समय बचा हुआ है, तो मैं बड़ी सारी बातें आई हमारे साथ, आज काफी सारे लोग जुड़े, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे पैनलिस्ट जो जुड़े, आप सभी का, अजय जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, राज्यवर्धन जी, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और अंतिम यही कहकर आज के इस परिसंवाद को खत्म करना चाहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। आज हमारे सभी पैनलिस्टों ने हमें यही समझाया कि हमें सारे जहां से अच्छा इसे खुद ही बनाना है और इस गुलसिता में बुलबुले हमें खुद ही लगाना है। जब तक हम सही मायनों